नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष 2023 की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अक्सर हम 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, जबकि ये कोई कंपटीशन क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है नहीं। जबकि हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारी जॉब लगती है, तब हम उसी दिन नव वर्ष मनाते हैं। असली नव वर्ष तो वही कहलाता है। तो आइए 1 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। 1 जनवरी की बात करें, सबसे पहले बता देता हूं, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, जो कि आपके सामने फुल फॉर्म है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अब आपसे पूछेगा, जो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। आपके को ये पता होना चाहिए कि जब डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को, अब आज 1 जनवरी 2023 है, तो कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो आपसे पूछेगा डीआरडीओ का 2023 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 2023 में कौन सा स्थापना दिवस है? 65वां स्थापना दिवस है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस है? 65वां क्रम का जो स्थापना दिवस डीआरडीओ के द्वारा मनाया गया है। डीआरडीओ के जो पहले अध्यक्ष बने थे उसका नाम क्या है? उनका नाम पूछेगा अविनाश चंद्र है, अविनाश चंद्र। और डीआरडीओ का जो मोटो है वो है वलश्य मूलम विज्ञानम। और ये कौन सी भाषा से लिया है? संस्कृत भाषा से लिया है। हिंदी में वलश्य मूलम विज्ञानम को कहते हैं। जो शक्ति का स्रोत वो विज्ञान है, तो ये बात इसमें बताई गई है। डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं समीर वी कामत हैं, और इनसे पहले जो अध्यक्ष थे डीआरडीओ के, उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। जो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, इनको 2021 के अंदर आर्यभट्ट पुरस्कार मिला था इनको। ये अच्छे से ध्यान रखना, इनको 2021 में कौन सा पुरस्कार मिला था? आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला था? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को मिला था। डीआरडीओ जो संस्था है, ये किस मंत्रालय के उत्तरदायी कार्य करती है? रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं प्रेजेंट समय में, वर्तमान जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वर्तमान के अंदर, वो है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री पूछे तो कौन है? राजनाथ सिंह है। अब आपके पास पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन आता है। जब हमारा स्वतंत्र भारत हुआ था 1947 के बाद, जो मंत्रालय बना था, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के 1947 के बाद जो हमारा मंत्रिमंडल बना था, पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री थे। वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह है। जो डीआरडीओ है वो अपने परीक्षण कहाँ से करता है? डीआरडीओ अपनी परीक्षण करता है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पड़ता है चांदीपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है? चांदीपुर। और चांदीपुर दोस्तों बता दूं आपको कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य के अंदर ही पड़ता है चांदीपुर। ये जगह है, चांदीपुर जगह है, स्थान है, ये ध्यान रखना। यहाँ से ये अपने रॉकेट को लॉन्च करता है। और उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। उड़ीसा जो राज्य है वो बिहार से अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग, या इसको उत्कल के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो एपीजे जो अब्दुल कलाम द्वीप है, इसका जो पुराना नाम है, पुराना नाम क्या है? पुराना नाम आपसे पूछेगा, इसका पुराना नाम क्या है? व्हीलर द्वीप है। क्या है? व्हीलर द्वीप है। ये अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे ये चीज पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ये है कि जो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? आपसे इतनी बात पूछेगा, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो आपको बताना है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, इतना बताना। और कहाँ पे है? चांदीपुर उड़ीसा के अंदर है। उसके बाद है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये विकास कार्यक्रम जो मिसाइल बनाने का कार्य कब शुरू हुआ था? 1983 में शुरू हुआ था। और ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये मिसाइल
का निर्माण किया गया था। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी मिसाइल हैं। पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, त्रिशूल मिसाइल, नाग मिसाइल और आकाश मिसाइल। ये 5 मिसाइल का निर्माण हुआ था और ये कार्य 2008 में समाप्त हो गया था। ठीक है, पूरा कार्य कर चुके थे। जो पृथ्वी मिसाइल और अग्नि मिसाइल है ये सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइलें हैं। त्रिशूल और नाग और आकाश ये मिसाइलें सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलें इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से अब हम बात करते हैं। और सौर्य मिसाइल है कि इसका निर्माण किसने कराया था, डीआरडीओ ने किया है इसका निर्माण। और अस्त्र मिसाइल का भी किसने किया, डीआरडीओ ने किया है। सौर्य मिसाइल सतह से सतह में वार करने वाली मिसाइल है और अस्त्र जो मिसाइल है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, इनका जो उपनाम है इनको कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, ये ध्यान रखना। दोस्तों फिर बता रहा हूँ 4-5 नाम आपको, उपनाम बता रहा हूँ। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल लेडी टेसी थॉमस को कहा जाता है। आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। सवर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। ये इन विद्वानों के उपनाम हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट ही बात करते हैं जो मिसाइल है आपके साथ, जो मिसाइल है डीआरडीओ के द्वारा। अगर आपसे पूछे एक मैक स्पीड की बात कर रहा हूँ, एक मैक से जो कम स्पीड होगी ना मिसाइल की स्पीड, तो उसको बोलेंगे हम सबसोनिक मिसाइल। क्या बोलेंगे, सबसोनिक मिसाइल बोलेंगे उसको। ठीक है, मिसाइल, मैं मिसाइल को यहाँ से ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, मिसाइल लिख लेना इसमें। अगर हम बात करें 1 से 5 मैक, 1 से 5 मैक के बीच जो स्पीड होगी मिसाइल की, ठीक है, जो स्पीड होगी उसको हम बोलेंगे सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल बोलेंगे। ठीक है, मिसाइल। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, 5 मैक से अधिक, 5 मैक से अधिक, 5 मैक से अधिक जो स्पीड होगी इसको हम बोलेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल बोलेंगे इसको। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपरसोनिक मिसाइल का एक एग्जाम्पल बताइए जी, जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ब्रह्मोस मिसाइल ये हाइपरसोनिक ही है। ब्रह्मोस मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। उसके बाद है ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आपको पता है उत्तर प्रदेश की जो राजधानी कौन सी है, लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, नवाबों का शहर कहते हैं। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो कौन है, ये ध्यान रखना, आनंदीबेन पटेल है। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, वो उत्तर प्रदेश में ही जाके मिलती है इलाहाबाद नामक स्थान पर। और इलाहाबाद का नया नाम कर दिया प्रयागराज, तो आप कह सकते हो प्रयागराज में जाकर मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं शुक्रयान लॉन्च किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। जो इसकी स्पीड है वो है 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक के बीच में फायर कर लॉन्चिंग है। ठीक है, और ये 22 दिसंबर 2021 में लॉन्च होगी थी। अग्नि प्राइम मिसाइल का भी डीआरडीओ ने परीक्षण किया है। अभ्यास परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। पिनाका ईआर, ये इंपॉर्टेंट है। पिनाका ईआर जो मिसाइल है ना, इसकी एक विशेषता है 24 सेकंड के अंदर ये बेहतर रॉकेट छोड़ता है। पिनाका ईआर है ये मिसाइल। तो इसके साथ हम बात करते हैं, अब आपसे ये पूछा जाएगा, ये आपके डीआरडीओ का चैप्टर था। एक डीआरडीओ ने कोरोना समय में, हमारा जो कोविड-19 चल रहा था उसमें 2G पाउडर बनाया था। 2DG पाउडर, ये जो हमारे कोरोना की जो क्षमता है उसको रोकने का कार्य कर रहा था। इम्यूनिटी हमारी जो पावर है उसको बढ़ाने का कार्य कर रहा था। तो 2DG पाउडर किसने बनाया था, डीआरडीओ के द्वारा ही निर्माण किया गया था। अब हम बात करते हैं आपको एग्जाम में कौन कौन से याद करने। देखो फुल फॉर्म डीआरडीओ की, इसकी स्थापना कब हुई, नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना सन पता होना चाहिए, स्थान, इसका जो मोटो है पता होना चाहिए आपको, और इसके अध्यक्ष हैं वो पता होना चाहिए, और इसके मंत्रालय को इस अध्ययन क्या आता है ये, और ये प्रेक्षण कहाँ करता है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से करता है। और इसका प्राचीन नाम क्या था, पूरा नाम व्हीलर द्वीप था। ये आपको डीआरडीओ में अच्छे से डाटा याद करना है। ठीक है, अब डीआरडीओ का चैप्टर हो गया आपके पास।
अब एक दिवस और मनाया जाता है 1 जनवरी को ही। 1 जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है, वो मनाते हैं वैश्विक पारिवारिक दिवस। ये ध्यान रखना, इसको वैश्विक परिवार दिवस के भी नाम से जानते हैं, इतना भी ध्यान रखना, और विश्व शांति दिवस के नाम से भी कहा जाता है। इसी को वैश्विक पारिवारिक दिवस भी कहते हैं, इसी को हम वैश्विक परिवार दिवस भी कहते हैं, इसी को हम विश्व शांति दिवस भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और इनकी जो शुरुआत है इसी की एक ही है, ये सभी का सभी। इसकी शुरुआत जो 20वीं शताब्दी है ना उसके अंत में हुई थी। इसकी जो शुरुआत है ना 20वीं शताब्दी है उसके अंत में मनाने की शुरुआत इसकी की गई थी। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके पास। अब हम बात करते हैं 1 जनवरी के पुराने जो इतिहास के विषय में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भारत के प्रथम IAS पुरुष सत्येंद्र नाथ टैगोर का जो जन्म है वो 1 जनवरी 1894 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ 1 जनवरी 1972 में घोषित किया गया था। दोस्तों आपको बता दूं भारत में जो चीता हैं वो लुप्त हो गए थे 1951 के अंदर ही। अब नरेंद्र मोदी के जो जन्मदिन गया है 17 सितंबर 2022 को, नामीबिया देश पड़ता अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ से हमने 8 बाघ लेके आए हैं। और नामीबिया जो देश है इसकी राजधानी पड़ती है, राजधानी का नाम है विंडहोक, इसकी राजधानी है। वहाँ से हम अफ्रीका महाद्वीप से ये 8 बाघ लेके आए हैं, जिसमें से 8 में से 5 तो मादा हैं और 3 नर बाघ हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी ने एक जो बाघिन है मादा बाघिन उसका नाम आशा रखा है। और ये 8 के 8 जो बाघ हैं इनको कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। तो यहाँ से पूछेगा जो 8 बाघिन आए हैं नामीबिया देश से वो कहाँ पर स्थित हैं, भारत में कहाँ किस नेशनल पार्क में रखे हैं, जो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में वहाँ पर रखे हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्रसिद्ध अभिनेता कॉमेडियन अभिनेता नाना पाटेकर, आपने मूवी देखे हो कि नाना पाटेकर की, उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1951 के अंदर नाना पाटेकर का जन्म हुआ था। उसी के साथ हम बात करते हैं जो हमारे प्रेजेंट टाइम जनवरी 2023 में भी भारत के या केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री इस्पात मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनका जन्म भी हुआ था 1 जनवरी 1971 को ही हुआ था। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष कब शुरुआत हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई 1 जनवरी 1972 के अंदर इसकी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष की शुरुआत की गई थी। यहाँ से हम बात करते हैं विश्व कॉपीराइट डे। विश्व कॉपीराइट डे का मनाया जाता है 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1995 ईस्वी में की गई थी। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी याद करना है, आप किसी भी व्यक्ति की कोई भी नोट्स हैं या कोई भी चीज़ कॉपीराइट नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको केस लग सकता है सब। उसके बाद है एयर इंडिया विमान KB 747, ये विमान था जो मुंबई के अंदर 1 जनवरी 1978 के अंदर विस्फोट हो गया था, जिसमें 213 लोगों की जान चली गई थी, मारे गए थे इसमें विस्फोट के कारण मुंबई में। उसके बाद है 1 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करते हैं 9 जनवरी 1915 की, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी। प्रवासी पेंशन शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, केरल है। और प्रवासी जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। यहाँ से ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट। उसके बाद है हरियाणा के जो लोकप्रिय नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी नई साल के दिन ही हुआ था, 1 जनवरी 1936 में हुआ था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म चौटाला गाँव सिरसा में हुआ था और जो सिरसा जिला है हरियाणा के पश्चिम दिशा में स्थित है और इसका गांव चौटाला है, वो भी हरियाणा के पश्चिम दिशा में स्थित है। चौटाला गांव सर्वाधिक खट्टे फलों का उत्पादन करता है और चौटाला की जो पोते हैं
चौटाला के पोते हैं वो कौन है? दुष्यंत सिंह चौटाला, जो वर्तमान समय में हरियाणा के डिप्टी सीएम पद पर स्थित हैं। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जो पिता का नाम है चौधरी देवीलाल है, जो भारत के 2 बार उप प्रधानमंत्री पद पर भी रहे हैं, जिन्हें ताऊ के नाम से जानते हैं, किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, किंग मेकर ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। तो ताऊ देवीलाल के भी बहुत ज़्यादा किस्से हैं। ताऊ देवीलाल स्टेडियम भी है, ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी भी है सिरसा के अंदर। तो इस प्रकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, यहाँ से आपके पास 2 क्वेश्चन बनेंगे ताऊ चौटाला के ऊपर। हरियाणा में सर्वाधिक बार सीएम पद पर कौन रहा है या सीएम कौन बना है? ओम प्रकाश चौटाला बने हैं, 5 बार हरियाणा में सीएम पद पर रहे हैं ये। और सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, हरियाणा में सबसे कम समय तक सीएम कौन रहा है? वो भी ओम प्रकाश चौटाला रहे हैं, केवल मात्र 5 ही दिन सीएम पद पर रहे। बाद में इन्होंने क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद इटली देश ने अपना संविधान अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1948 में। जो इटली देश है इसका संविधान बना था। इटली की राजधानी कौन सी है? रोम है, ध्यान रखना। उसके बाद है भारत का, नेक्स्ट है भारत का जो पड़ोसी देश है भूटान। भूटान ने पहली बार डाक सेवा की शुरुआत की थी। ये शुरुआत की थी 1 जनवरी 1955 में की गई थी। आपको ये याद करना है कि भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं? 4 राज्य सीमा लगाते हैं। टोटल 699 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत और भूटान के साथ। और भूटान की राजधानी कौन सी है? थिम्पू। भारत के 4 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। और इसके साथ भूटान के साथ जो सर्वाधिक सीमा लगाता है वो कौन लगाता है? असम राज्य लगाता है। उसके बाद है, हम बात करते हैं हुमायूं। आपने सुना होगा मुगल शासक हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु भी कब हुई थी? 1 जनवरी 1556 में दिन पनाह पुस्तकालय के अंदर सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। हुमायूं के, आपको मैं 2 युद्ध बताता हूँ हुमायूं के। प्रसिद्ध तो 2 ही युद्ध हैं, और भी काफ़ी सरहिंद का युद्ध भी लड़ा था 1555 के अंदर, जबकि वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको हुमायूं के 2 युद्ध बताता हूँ। एक तो बताऊंगा चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? चौसा का युद्ध है। ये हुआ था 25 जून 1539 के अंदर, ठीक है। और दूसरा हुआ था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज, इसी को कहते हैं बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम, ठीक है। ये युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को ईस्वी में। ये 2 युद्ध होते हैं, 27 मई 17 मई, ये इस प्रकार युद्ध होते हैं। और किन किन के बीच होते हैं? ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होते हैं। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होते हैं। इसमें शेर शाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं है इस युद्ध में हार जाता है। हुमायूं की जो जान है एक निजाम नामक नाविक ने बचाई थी, और यहाँ से शेर शाह सूरी ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी इस युद्ध के बाद। यहाँ से जब हुमायूं इस युद्ध में हार जाता है, निजाम नामक नाविक को एक दिन के लिए शासक बनाता है अपने साम्राज्य का, और उसकी याद में चमड़े के सिक्के जारी करता है। दूसरा युद्ध हुआ था कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। इसमें भी हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। इसमें भी शेर शाह सूरी जीत जाता, हुमायूं हार जाता है। यहाँ इस युद्ध के बाद हुमायूं, शेर शाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी 1540 ईस्वी में। सूरी वंश की स्थापना की थी, और शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो जाती है। अब आपसे बता दूं, जो हुमायूं है ना, वो ज्योतिषी पे ज़्यादा विश्वास करता था। अपने हाथ दिखवाने के लिए, पतड़ा दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। और 7 दिन है ना अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था हुमायूं। हुमायूं गणित और अर्थशास्त्र का विद्वान था, बहुत ज़्यादा अच्छा विद्वान था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, जो मैंने आपको बता दी, हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 में सीढ़ियों से गिरकर दिल्ली में हो गई थी। अब आपको बता दूं, जो हुमायूं का जो जन्म हुआ था, हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च को हुआ था, 1508 को हुआ था हुमायूं का जन्म हुआ था। और हुमायूं के पिता का नाम आपको बता ही दिया मैंने, क्या है? बाबर। बाबर के भी प्रसिद्ध युद्ध हैं, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। जब बाबर का टॉपिक आएगा तो मैं आपको बाबर के विषय में भी अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हुमायूं इससे शेर शाह सूरी से अपनी जान बचाने के लिए जा रहा था। 15 अक्टूबर की बात है, 1542 की बात है, जब हुमायूं और इनकी पत्नी अमरकोट जा रहे थे। राजा बेसाल के महल के अंदर
इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्त होती है, जिसका नाम आपने पढ़ा होगा अकबर। ठीक है, तो अकबर की जो जन्म हुआ है, अकबर किसका बेटा है? हुमायूं का बेटा है। हुमायूं की अगर पूछे आपको हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, हुमायूं का मकबरा, ठीक है, तो ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। हुमायूं नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसकी बहन का नाम है गुलबदन बेगम ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हुमायूं नामक जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो दोस्तों यहाँ से और आपको बता दूं, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट डाटा है सारा का सारा स्टैटिक जीके का, और आप इसको बेटर लिखिए। मैं डेली जो दिवस बेटर रहेगा, जो भी दिवस आएगा इम्पोर्टेंट, मैं उसमें पूरी स्टैटिक जीके आपको करवाऊंगा, और साथ साथ आप बेहतरीन तैयारी कीजिए, आने वाले एग्जाम में फाइट कीजिए। आज के लिए सभी को नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर, और सभी ये साल हमारे सभी के लिए एक अच्छा वर्ष साबित हो, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद।